वंदे मातरम साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जो मालवा की धरती पर देवतुल्य रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी समाधि पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके बलिदान वाली धरती को हल्दी घाटी के समान पूजा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसने महाराणा प्रताप के समान ही शत्रु की दास्तां को स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक तिनके की भांति तलवार का बड़ी दृढ़ता के साथ सामना किया एवं हौसले देखिए, उस तलवार को घुटने टेकने पड़े, उस तलवार के मंसूबों को ध्वस्त करने का कार्य इस क्रांतिकारी ने किया, जिसका नाम होता है कुंवर चैन सिंह। जी हाँ मित्रों, मैंने आपसे कहा मालवा की धरती पर देवतुल्य पूजा जाता है, क्यों ना इस क्रांतिकारी को देवताओं की भांति पूजा जाए, क्योंकि देवताओं ने भी असुरों का सामना कर कर देवत्व को प्राप्त किया था, उस संज्ञा को प्राप्त किया था कि इन्हें जन जन में पूजा जाए। तो हमारे इस क्रांतिकारी ने भी ब्रिटिश असुरों का सामना किया एवं चट्टान बनकर इस प्रकार सामना किया कि हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज कर दिया। चर्चा प्रारंभ करते हैं 1818। तात्कालिक भोपाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने न केवल स्वयं अंग्रेजों की अधीनता को, अंग्रेजों की दास्तां को स्वीकार किया, बल्कि अपने आसपास की रियासतों को भी बाध्य किया कि वे भी अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार करें। इनमें राजगढ़, खिलचीपुर एवं नरसिंहगढ़ प्रमुख थी। साथ ही सीहोर, जो कि सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से मालवा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, सीहोर में एक सैनिक छावनी स्थापित की जानी थी इस संधि के तहत, जिसमें 1000 ब्रिटिश सैनिकों को एक दल बल के साथ वहां पर रहना था। साथ ही इन तमाम ब्रिटिश सैनिकों की तनख्वाह भोपाल के नवाब के शाही खजाने से दी जानी थी। इस प्रकार यह एक संधि नहीं थी, बल्कि पूर्ण रूप से नतमस्तक होकर ब्रिटिशर्स के आगे आत्मसमर्पण करना था। भोपाल के नवाब ने यह दास्तां स्वीकार कर ली। राजगढ़ एवं खिलचीपुर के राजाओं ने भी इसे इसी भांति स्वीकार किया, क्योंकि इनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति भय था, भोपाल के नवाब के प्रति भय था। लेकिन खिलचीगढ़, क्षमा कीजिएगा, नरसिंहगढ़ में, जैसा कि नाम ही था नरसिंहगढ़, तो इस नरसिंहगढ़ में वास्तव में एक नरसिंह रहता था। वहां का राजा स्वयं सिंह का अवतार था, परम प्रतापी कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह की खुददारी को यह मंजूर नहीं था कि यह दुष्ट अंग्रेजों की दास्तां को स्वीकार करे। उसकी खुददारी को यह मंजूर नहीं था कि भोपाल का नवाब कौन होता है, मुझे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रखने के। अतः खुले रूप से भोपाल के नवाब एवं अंग्रेजों को चुनौती दी गई इस वीर चैन सिंह द्वारा, एवं इस समझौते को सिरे से नकार दिया गया एवं नरसिंहगढ़ रियासत को स्वतंत्र रियासत के रूप में घोषित कर दिया गया। न ये भोपाल के नवाब के अधीन रहेगी और न ही ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेगी। उस दौर में एक छोटी सी रियासत के राजा का यह फैसला निश्चित रूप से एक परिंदे का खूंखार शिकारी जानवर से टकराने बराबर साहस भरा परिचय था। लेकिन कुंवर चैन सिंह ने इस वीरता को स्वीकार किया। किंतु मैं, जैसा कि बार बार अपने वीडियो में जिक्र करता हूं, कि हिंदुस्तान में यदि आस्तीन के सांप नहीं होते, घर में छिपे गद्दार नहीं होते, तो हमारा अतीत और अधिक उज्जवल स्वर्णिम अक्षरों में होता। हमारी सफलताएं, हमारी वीरता के किस्से और अधिक मुखरित होकर
इतिहास के पन्नों में दर्ज होते, क्योंकि विजय श्री हमने लगभग हमारे हर युद्ध में, हर जंग में, हर अभियान में प्राप्त की, लेकिन अंत समय में किसी न किसी घर के भेदी ने लंका ढाई एवं दुर्भाग्य से कहीं कहीं हमें हार का सामना करना पड़ा। कुंवर चैन सिंह जी के महलों में भी ऐसे ही दो गद्दार थे। एक उनके मंत्री जिनका नाम था रूपराम एवं कुंवर चैन सिंह का दीवान आनंद बख्शी, आनंद राम बख्शी एवं रूपराम, ये दोनों गद्दार दीमक बनकर कुंवर चैन सिंह की ताकत को खोखला कर रहे थे। सौभाग्य से कुंवर चैन सिंह ने इस षड्यंत्र का पता लगा लिया एवं तुरंत इन गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए इन्होंने भले ही अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन रूपराम का भाई इस संपूर्ण घटना से बहुत ज़्यादा क्रोधित था। गद्दार का भाई स्वयं एक गद्दार था। इसने तात्कालिक कलकत्ता में जो भारत के गवर्नर जनरल बैठते थे उनसे इस बात की शिकायत कर दी। गवर्नर जनरल द्वारा मैंडोक, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक राजनीतिक एजेंट था, जिसे सीहोर की छावनी में नियुक्त किया गया था उस संधि के तहत, जहां से इसे संपूर्ण क्षेत्र को राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से नियंत्रण में लेना था। मैंडोक को यह जिम्मेदारी दी गई कि यह कुंवर चैन सिंह से बात करे एवं इसी बहाने ये येन केन प्रकारन चैन सिंह को राजी कर ले कि वह ब्रिटिश दास्तां स्वीकार कर ले। अतः वार्ता के लिए भोपाल के निकट चैन सिंह को बेरमिया बुलाया गया एवं सीधे सपाट रूप से मैंडोक द्वारा दो शर्तें रखी गई यदि इन्हें हत्या के अभियोग से बचना है तो। खुद्दार चैन सिंह को कहाँ मंजूर थी वो शर्तें? पहली शर्त, जो संपूर्ण झगड़े की जड़ थी, ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करना, चैन सिंह ने इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी शर्त भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली थी कि क्षेत्र की तमाम अफीम की फसल को कुंवर चैन सिंह द्वारा अंग्रेजों को ही बेचा जाएगा। यह शर्त भी कुंवर चैन सिंह द्वारा अस्वीकार कर दी गई। यह शर्तें अस्वीकार करने का सीधा सीधा मतलब था अंग्रेजों के साथ सीधी जंग में आना। तिलमिलाए हुए अंग्रेज इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि एक छोटी सी रियासत का राजा चट्टान बनकर इनके सामने खड़ा हुआ है और इस चट्टान को ये क्षण भर भी, लेश मात्र भी नहीं हिला पा रहे हैं। बहरहाल समय आगे बढ़ता गया और अंततः एक बार पुनः प्रयास किया गया चैन सिंह से वार्ता करने का, क्योंकि चैन सिंह द्वारा जितने भी संधि प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भोपाल के नवाब के द्वारा भेजे गए, सबको सिरे से ठुकरा दिया गया। अतः एक बार पुनः मैंडोक द्वारा सीहोर छावनी में चैन सिंह को बुलाया गया ताकि एक बार अंतिम वार्ता की जाए। इस बार न जाने क्यों चैन सिंह को अंदर ही आभास हो गया कि यह एक अंतिम लड़ाई होने वाली है अंग्रेजों के खिलाफ। चैन सिंह ने भी सोचा बार बार की समस्या है, बार बार की परेशानी है, इस समस्या को इस बार जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। यही कारण था कि भले ही वार्ता करने जाना था, लेकिन चैन सिंह पूर्ण तैयारियों के साथ गए। इनके दो विश्वास पात्र सेनापति हिम्मत खां एवं बहादुर खां, ये दो भाई थे सारंगपुर के। चैन सिंह ने इन दोनों भाइयों को अपने साथ लिया। कहा जाता है कि जाने से पूर्व चैन सिंह की माताजी ने इन दोनों भाइयों से वचन लिया कि अंतिम समय तक चैन सिंह का साथ देंगे। साथ ही 40 बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी चैन सिंह ने अपने साथ ली। इस प्रकार ये 43 सिंह अपने नेता, अपने शासक, अपने राजा कुंवर चैन सिंह के साथ अंतिम जंग लड़ने सीहोर के छावनी पर पहुंचते हैं। कुंवर चैन सिंह के पास 2 तलवारें लटकी हुई होती हैं,
मेंढक जैसे ही देखता है धूर्त एक षड्यंत्र रचता है और तारीफ करने के बहाने कुंवर चैन सिंह की एक तलवार देखने के बहाने ले लेता है। जैसे ही चैन सिंह की वह दूसरी तलवार की मांग करता है, कुंवर चैन सिंह तुरंत समझ जाते हैं कि यह उन्हें निहत्था करने की साजिश है। आप विश्वास कीजिए, 1000 ब्रिटिश सैनिकों से घिरा हुआ मेंढक कुंवर चैन सिंह की भांति खड़े हुए हैं। उनके साथ चंद उनके सैनिक साथी हैं। चैन सिंह को समझने में एक क्षण नहीं लगता है कि यह षड्यंत्र है। अब हमें हमारी अंतिम जंग लड़नी है, क्योंकि दूसरी तलवार मांगने का सीधा सीधा मतलब था अब इन्हें निहत्था करने की साजिश है। चैन सिंह तलवार निकालते हैं और सिंह की तरह बरस जाते हैं मेंढक के ऊपर। तुरंत मेंढक को सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है एवं 43 बहादुर नरसिंहगढ़ के सिपाहियों की जंग, एक युद्ध प्रारंभ होता है 1000 ब्रिटिश सैनिकों के साथ। ये ब्रिटिश सैनिक सारे साजो साज से संपन्न थे। तोप, बारूद, गोला बारूद, बंदूकें, किस चीज़ की कमी थी उन सैनिकों के पास। और ये 40 लगभग निहत्थे सैनिक जिनके पास सिर्फ तलवारें थी। घंटों तक युद्ध चलता है। एक एक करके सारे के सारे सिंह नरसिंहगढ़ के वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक एक सैनिक वीरगति से पहले लगभग 20-30 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीरगति प्राप्त करता है। अंत में बब्बर शेर, नरसिंहगढ़ का सिंह चैन सिंह अकेला जीवित बचता है। अष्ट धातु की एक तोप के ऊपर जोरदार वार करते हैं अपनी तलवार से। उस मजबूत तोप को आधा काट देते हैं, लेकिन तलवार उसी तोप में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाकर तोपची गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इस प्रकार हमारा ये वीर, हमारा ये सिंह, हमारा ये कुंवर चैन सिंह वीरगति को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि घोड़े जो बहादुर नरसिंह जिस पर सवार थे, जिस प्रकार महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, उसी प्रकार यह भी स्वामी भक्त घोड़ा था। यह शीश को वहीं छोड़कर बाकी शरीर को लेकर नरसिंहगढ़ पहुंचता है। खैर, ये प्रचलित कहावतें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है हम इसका दावा नहीं कर रहे। अंततः 43 नरसिंहगढ़ के सैनिकों ने 1000 ब्रिटिश सैनिकों का सामना किया। यह मुठभेड़, यह सामना अपने आप में निश्चित रूप से एक इतिहास का वह स्वर्णिम अनुकरणीय उदाहरण है। ऐसी घटना है जिसको बार बार पूजा जाए, जिसका बार बार वंदन किया जाए, क्योंकि यही वो मंसूबे थे, यही वो हौसले थे जब हमारे तिनके चट्टान बनकर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के आगे न केवल टकराए, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। मातृभूमि सेवा संस्था वीरता की एक ऐसी अनूठी मिसाल को शत नमन करती है, वंदन करती है। चैन सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी को क्यों न देवता के रूप में पूजा जाए। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति के एक अनुपम, अनूठे इस प्रतीक का एक बार पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन करती है। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जतिन दास हमारे अमर क्रांतिकारी, हमारे भूखवीर, जिन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद वीरगति प्राप्त की। हमारा उद्देश्य है कि आपको एक एक दिन की वेदना, एक एक दिन की पीड़ा से अवगत कराएं। आप अपनी एक एक सांस में महसूस कीजिए कि आज हमारे अमर क्रांतिकारी जतिन दास की भूख हड़ताल का 13वां दिन है। 13 जुलाई को प्रारंभ हुई ये भूख हड़ताल आज उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यदि हम कल्पना करें 12-13 दिन से कोई क्रांतिकारी भूखा है, उमस भरी काल कोठरी में, जहां पल पल यंत्रणाएं झेलनी है एवं भूख का सामना करना है,
पेट में अन्न का एक भी दाना डाले बिना। आपको दर्द महसूस करने की उसी शक्ति के सहारे आज हम यहीं छोड़कर जाते हैं, इस इंतज़ार में कि एक नए वीडियो के साथ पुनः हमारा कोई साथी आपके समक्ष उपस्थित होगा। अमर क्रांतिकारी चैन सिंह को एक बार पुनः नमन, वंदन। जय भारत, जय हिंद।